हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और 10th बोर्ड्स की और 12th बोर्ड्स की पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आई होप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। बोर्ड्स जो हैं ऑन टाइम होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। यदि थोड़ा आगे खिसकते भी हैं तो पढ़ाई तो हमको करनी होगी, क्योंकि बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना है। तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम की बात आई गई है, तो हमारा जो आज का वीडियो है वो 10th क्लास के बोर्ड्स पर बेस्ड है और 10th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 वीडियोस कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा वीडियोस है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है या इस चैप्टर की जान बोल सकते हैं इस टॉपिक को, वो है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ पर हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे, साथ के साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग 2 वीडियोस कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी में करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले वीडियो में हमने ये देखा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। और दूसरा वीडियो हम कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, क्या होता है इसकी डेफिनेशन, प्लस इसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ये 10th फिज़िक्स का 3rd वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसपे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। माई सेल्फ सद्दाम हुसैन मंसूरी और हम एडोरेनाट 2.0 पर आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। ओके, तो देखिए ओम्स लॉ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओम्स लॉ, ये ओम ने एक लॉ दिया था, कुछ पुरानी बात है। कोई एक वैज्ञानिक था जिसका नाम साइमन था, गियोर्ग साइमन। ठीक है, 1927 की बात है। उस टाइम पर ये लॉ हम लोगों को मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ एक सिंपल सी डेफिनेशन में ये बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या लो था, देखो हम लिखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखिएगा साथ के साथ, या देखिए इधर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब आपको ये तो पता होगा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नहीं पता तो सेकंड वाला वीडियोस जाके देखिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखा करिए, सारे के सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट it's provide temperature remain same, it's called Ohm's law। देखो मैंने एक और हेडलाइन ऐड करी है इसमें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा होना चाहिए, लेकिन इट्स प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेन सेम। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले लॉ के लिए, कि यदि टेम्परेचर सेम है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। किस फॉर्म में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा ओम्स लॉ है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, या टेम्परेचर, कई लोग बोलते हैं इट्स प्रोवाइड टेम्परेचर कांस्टेंट, और कई लोग बोलते हैं टेम्परेचर रिमेन सेम। मतलब सेम होना चाहिए टेम्परेचर, तब ये लॉ हर जगह वैलिड होगा। लो हर जगह वैलिड होता है, आप लोगों को पता है कि लो के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लो हर जगह वैलिड होता है। तो उसी तरह से बोला गया है कि यदि टेम्परेचर हर जगह सेम है तो ये वाला लो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R मल्टीप्लाई कर देते हैं। R इज़ द कांस्टेंट। R क्या है आपका, कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसको इजीली याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। यानी कि हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करें, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखें, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओम्स लॉ क्या होता है यदि मैथमेटिकल फॉर्म में बोलें तो V इक्वल टू आई आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट रिमेन, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, आर इज कांस्टेंट, आर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आर कांस्टेंट है, यहाँ पर आर को कोई वैल्यू नहीं है अभी यहाँ पर। वैसे ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। लो तो ये बोल गया, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, V इक्वल टू आई आर। इसको याद रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, V इक्वल टू आई आर। अब R के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। R तो कांस्टेंट की तरह है, लेकिन इसको बोलते क्या है, R इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि R के बारे में आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी, सर आप ये R को चिल्ला रहे हो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब हम बताते हैं ओम्स लॉ पर। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यदि V और I के बीच में ग्राफ की बात की जाए, ये V का ग्राफ मान लीजिए और ये I का ग्राफ मान लीजिए, V वर्सेस I। तो देखो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या बोलेगा, ये कांस्टेंट बनेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इसकी 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5.3 रखेंगे तो ये भी 5.3 हो जाएगा। तो देखो आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा, V और I में जब ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और वो कैसा बनेगा, डायरेक्टली, यानी कि लीनियर बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, क्योंकि V और I दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ हो गया आपका। इतना से यदि आपसे ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना होता है। ठीक है, फटाफट से लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन सेम। ओके, लिखो V, और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, V इक्वल टू आई आर। फटाफट से लिखिए पॉज करके। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वाला पार्ट। तो रेजिस्टेंस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर जो दिया हुआ है हमको, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पिक करना है, मिनिमम क्या पिक करना है आपको। यहाँ पर R के बारे में बोला गया तो R क्या होगा, V बाई आर हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए R है यहाँ पर, और R क्या है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। तो वन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, R से। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ठीक है, क्या बोलते हैं, OHM, ओम। ठीक है, एक्चुअली में रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ है ना, वो रेजिस्टेंस पर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट का नोटेशन क्या होता है, इस तरह का, ये आपका यूनिट हो गया, इसको बोलते हैं ओम। ओके, तो क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपसे पूछा जाए कि राइट द 1 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, R बराबर V अपॉन आई है। तो मैं बोल दूँ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 1 वोल्ट होती है, और करंट क्या होता है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओम कब आ जाएगा, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर किसी भी सर्किट में या किसी भी एलिमेंट में फ्लो होगा। ठीक है, तो हमें बोल सकते हैं 1 ओम की रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस sorry the 1 volt if 1 volt
potential difference across the conductor, the 1 volt potential difference across the conductor and 1 ampere current flow in the conductor is called 1 ohm resistance. देखो सिंपल सी बात है, हमको बना के लिखना है, हमको रटना नहीं है कुछ भी. हमें बोल रहे हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस. यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब जनरेट होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है 1 एम्पियर है. तो जो इसका आर ए बी होगा वो कितना होगा 1 ओम के बराबर होगा. किसके बराबर होगा 1 ओम के बराबर. ओम क्या है, इसकी यूनिट है. क्या है इसकी, ये यूनिट है. तो देखो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है. अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है. रेजिस्टेंस एक क्या बोलते हैं, बैरियर है. अब इसको समझने के लिए या इसको याद रखने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं, ये एक बैरियर है जो ब्रेकर की तरह काम करती है. ये क्या काम करती है, एक बैरियर है, ब्रेकर की तरह काम करती है और ये करंट और वोल्टेज का अपोज करती है. इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एक बैरियर की तरह वर्क करता है. ठीक है, बैरियर यानी कि एक ब्रेकर. जैसे मान लीजिए हम लोग प्लेन रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, उस प्लेन रोड पर एक ब्रेकर आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, हमें रुक के चलना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरह से वर्क करता है रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. रेजिस्टेंस का एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर देखना आप, फोकस वाली बात है. क्या आर जो है इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है क्या. आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई. R does not depend on V and I. ना तो वो V पे डिपेंड करता ना वो I पे डिपेंड करता. इससे कोई मतलब नहीं है. क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने कांस्टेंट होता है. तो क्या रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता क्या किसी पर भी. R does not depend on V and I. R ना तो V पे डिपेंड करता ना I पे डिपेंड करता. यानी कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज कितना दिया है आपने, करंट कितना दिया है. ठीक है, आर जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है ये हम देखेंगे. ये चीज़ ध्यान रखना, आर जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन वी एंड आई. यदि मान लीजिए आपने वी बढ़ा दिया तो आई कम हो जाएगा. ठीक है, या आई घटा दिया तो वी घटा दिया तो आई बढ़ जाएगा. लेकिन मान लीजिए आर का वैल्यू यदि 3 ओम है तो ये 3 ओम फिक्स रहेगा. कब फिक्स रहेगा ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. वी और आई पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है. डन, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग सारा का सारा 1 ओम की डेफिनेशन और आर किस किस पर डिपेंड करता है ये भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं. लिख लिया इतना, देखो मिटा दूं. आर डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर आर डिपेंड किस पर कर रहा है ये देखते हैं हम लोग. और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं. बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली यदि क्लियरिटी है तो आर बराबर वी अपॉन आई. ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ओम्स लॉ से निकल के आया. तो देखो आर वी एंड एक पॉइंट क्या लिखा, आर डज नॉट डिपेंड अपॉन V and are not depend on V and I. ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी कि R does not depend on V and I. तो R किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन
भाई आर को हम लोग आर नहीं बोल रहे हैं, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आर क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा। तो डिपेंड ऑन, देखो किस किस पर है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑन इट्स मटीरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट्स मटीरियल प्रॉपर्टी। तो देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं थोड़ा इंक भी डाल देता हूँ, आप लोगों को समझाता हुआ भी रहता हूँ कि देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। आर और डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया और इट्स विच वन, इट्स मटीरियल प्रॉपर्टी। देखो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आर, वी और आई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आर को। आर, अब देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस यानी कि आर का जो फॉर्मूला आता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है। तीसरा मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कि मटेरियल किस तरह का है। तो देखो यहाँ से निकल के आता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। जैसे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करें, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो आर जो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है उसको रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेंगे जो कि फिक्स होगा हमेशा। जैसे क्यों फिक्स होगा, हम लोगों ने बोला कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v इक्वल टू आर आई लिखा था। तो r क्या था, हमेशा कांस्टेंट था, यहाँ पर था ना, प्रोपोर्शनल तो ये एक दूसरे के थे। उसी तरह से बोला गया है कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो L/A तो फिक्स रहेगा, तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड बी रॉ। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये क्या है आपका, ये P है, इसको क्या बोलते हैं, रॉ, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कांस्टेंट, ओके। प्रोपोर्शनल किस किस के होगा, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, एरिया के। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L अपॉन A, और यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। यूनिट क्या होती है, ओम, ओके। अब रो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। अब देखो ऑन इट्स मटीरियल प्रॉपर्टी। अब एक बात बताइए मेरे को, ये मटीरियल की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मैंने कोई एक्स मटीरियल ऐसे ले लिया हाथ में, ठीक है, तो ये मटेरियल हमेशा मटेरियल ही रहेगा ना, ये एक्स ही रहेगा, इसको कहीं पर भी लेके चले जाइए, ठीक है। ये मटेरियल हमेशा मटेरियल है। जैसे मान लीजिए आयरन ले लिया मैंने, तो आयरन को आप लोग यहाँ मेरे घर पे लाके पूछोगे कि दिस वन इज़, मैं बोलूँगा आयरन। आपके घर पे ले जाके पूछोगे तब भी आप क्या बोलेंगे, सर आयरन ही है। हमें किसी इंस्टीट्यूट में ले जाके पूछेंगे तब भी क्या बोलेंगे, आयरन ही है। तो ये आर क्या है, ये मटीरियल की, ये रो क्या है, एक मटीरियल की प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहेगा हर मटीरियल के लिए, ठीक है। तो आर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आर इक्वल टू रो L अपॉन A, और इस P को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। डन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए फिर से एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू रो L अपॉन A, ओके। और यदि रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन इट्स मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मटेरियल, जो मटेरियल है एक ही बार यूज़ करेंगे, बार बार तो यूज़ करेंगे नहीं। एक रेजिस्टेंस बताने के लिए कोई एक ही मटेरियल पूछेंगे ना, दूसरे मटेरियल का रेजिस्टेंस देंगे तब जाके दूसरा मटेरियल आएगा। बट एक ही मटेरियल में यदि हमने लेंथ चेंज कर दी, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग कोई आयरन लेके आए, ठीक है, आपका आयरन के लिए बात करा, तो आयरन जो है रो L अपॉन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा नहीं, ये तो हमेशा आयरन का रहेगा जो कि फिक्स हो गया एक बार। यदि मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस में
एल चेंज कर दिया, ए चेंज कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, या तो बढ़ सकता है, घट सकता है, रिमेन कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करेगा, एक बार मटेरियल के बाद लेंथ और एरिया पर। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, बाकी है इस पर डिस्कशन, डोंट वरी। तो लिखिए कि आर डिपेंड ऑन दिस वन। यदि आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तब भी यही सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है, और फॉर्मूला बाद में ये वाला लिख देना है। डन, फटाफट से लिखिए। अब हम लोग ऐसा करते हैं, रो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे देखो, यहाँ से रो कितना आएगा, यहाँ से रो का वैल्यू कितना होगा, कि रो क्या है, तो देखो RA/L, ठीक है। तो रो का जो ऐसा यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से समझ में आ रहा है। देखो इसका यूनिट तो ओम है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर गया तो कितना आया, ओम इंटू मीटर। कितना आया, ओम इंटू मीटर। किसका, ऐसा यूनिट ऑफ रो। रो का ऐसा यूनिट कितना आया, ओम इंटू मीटर। और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। दिस इज योर फॉर्मूला। हमको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वो याद रखना ही नहीं है, ठीक है। एक NCERT में भी पॉइंट दिया हुआ है कि रो जितना कम होगा रजिस्टिविटी, इसको हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। जैसे आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। NCERT में एक लाइन दी हुई है, पढ़ना आप लोग, कि जिसका जितना रेजिस्टिविटी कम होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे अलोए और मेटल जो होता है उनका रेसिस्टिविटी होता है 10⁻⁸ से लेके 10⁻10 कुछ ऐसे, या 10⁻8 से लेके 10⁻6 ऐसा कुछ रेसिस्टिविटी होता है। तो वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। जितना कम रेसिस्टिविटी होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, यानी कि इसमें करंट उतनी अच्छी फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो ये सब लिखिए फटाफट से पॉज करके। यदि ये वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो मैं इसके न्यूमेरिकल दूसरे वाले पार्ट में करवा दूंगा। देख लेता हूं मैं कितने मिनट का हुआ है, फिर देखते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो क्वेश्चन इतना बड़ा देख के ही आप लोगों को डर लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फिजिक्स में बच्चों के साथ कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इतना बड़ा समझ में नहीं आता है। नहीं बेटा, समझने की वाली कुछ बात ही नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो करते जाइए। हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 4 ही चीज़ें पढ़ी है। मैंने तीसरा लेक्चर चल रहा है और तीसरा लेक्चर करीबन 1.5 आवर हो चुके होंगे तीसरा लेक्चर को मिला के। हमने सबसे पहले पढ़ा था V = IR, ये पढ़ा। एक फॉर्मूला ये याद रखना है आज के लेक्चर से। एक फॉर्मूला क्या रखना है हम लोगों को याद आज के लेक्चर से, R = ρL/A, ठीक है। इसको ओम में लिखते हैं, ठीक। इसका यूनिट कितना होता है, ओम होता है। पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, तो उसमें कुछ नहीं पढ़े थे, 2 फॉर्मूले पढ़े थे कि I = Q/T, ये एम्पियर में होता है, और ज़्यादा पता हो तो चार्ज पर कूलाम पर सेकेंड। और दूसरे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, V = W/Q, जूल पर कूलाम, या फिर क्या बोले थे, वोल्ट। ये यूनिट याद रखनी है। यूनिट्स इसलिए याद रखनी है क्योंकि काम आएगा। यहाँ पर देखो इसका करंट का पता है, वोल्ट का पता है, रेजिस्टेंस का ओम पता लग गया हम लोगों को, ठीक है। और लेंथ का तो सबको पता ही होता है, मीटर और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, या मीटर में लेते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले तो पहले 2 वीडियो लेक्चर्स के हैं, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। ये दोनों आज के हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट V = IR है और R = ρL/A है। 2 फॉर्मूले यहाँ से याद रखने हैं। डेफिनेशन आप फॉर्मूला याद है आपको तो डेफिनेशन भी बना ही सकते हो। तो अब देखो डरने वाली क्या बात है इसमें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पहली लाइन ये बोल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाते वक्त, कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V जो है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है। ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, लिखना है बस। दूसरा बोला व्हेन इट्स करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू दिया आपको 4 एम्पियर। अब डरने वाली बात नहीं है क्वेश्चन देख के। फ्रॉम द सोर्स ऑफ द करंट विल द हीटर ड्रॉ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन इंक्रीज टू 120 वोल्ट।
अब देखो, आप लोगों की इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी से, आई होप सीबीएसई में सब पढ़ते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले 60 वोल्ट का था, ठीक है, वो और करंट 4 एम्पियर थी, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया है। तो बताइए करंट की वैल्यू कितनी होगी। V1 I1, V2 यदि अब वो बढ़ के 120 वोल्ट हो गया है, तो बताइए I2 का वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, बस इतना सा पूछा गया आपसे और कुछ नहीं पूछा गया कि जब इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट का वैल्यू इतना था। अब बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया बढ़कर, घटकर नहीं बढ़कर, तो करंट कितना होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, V = IR, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब हमको इसमें V भी चाहिए, I भी चाहिए और R का भी ज़रूरत पड़ेगा, तभी हम लोग, या कोई दो नोन होने चाहिए। V और I नोन है पहले वाले में, तो R हम यहाँ से पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बता दो मेरे को। V = IR से देखो, R यहाँ से हम लोगों ने लिखा V/I, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना, पहले वाले में 60 वोल्ट में, एम्पियर 4 एम्पियर, कितना आया 15। R का वैल्यू किस फॉर्म में आता है, R किस में आता है, ओम में आता है। मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा इसलिए टाइम लगेगा, अदरवाइज 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। अब एक बात बताइए, ये 15 ओम जो है, हीटर तो सेम था ना, हीटर पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या। हीटर जैसा था वैसा का वैसा ही अभी भी है। हीटर जैसा पहले था, तो रेजिस्टेंस में कुछ चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। रेजिस्टेंस में क्यों चेंजेस आएगा, क्योंकि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, ना हीटर को बड़ा किया ना छोटा किया, हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। और रेजिस्टेंस जो है इन दोनों पे डिपेंड भी नहीं करता है। यदि मान लीजिए ये बढ़ गया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि 15 ओम अभी भी सेम ही रहेगा। तो इसके लिए R कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। भाई R किस पे डिपेंड कर रहा है, L A पर डिपेंड कर रहा है और रो पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल में हमने कुछ चेंज नहीं किया, हीटर जितना बड़ा था उतना ही लेंथ में कोई चेंज नहीं किया, एरिया में कोई चेंज नहीं किया, तो R भी फिक्स रहेगा। यानी कि इसके लिए भी R कितना रहेगा, 15 ओम ही रहेगा। इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए R का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो V = IR। अब हमें करंट निकालनी है, हमें V का वैल्यू 120 वोल्ट पता लग गया है, ठीक है। हमें I का वैल्यू नहीं पता, हमको R इधर आके रख दें हम लोग, सही, ठीक है, अभी मैं रख नहीं रहा हूँ, ऐसे रख देता हूँ। I का वैल्यू कितना, हमको I तो पता करना है, I2 पता करना है। R का वैल्यू कितना, 15, ठीक है। तो I2 निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इस 15 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 15 60, यानी कि 8। I की वैल्यू कितनी, एम्पियर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना था, पहले R निकालना था, R निकाला, अब दोनों के लिए R सेम ही रहेगा। हमें करंट निकालनी तो हमें V = IR लगा देंगे, V = IR से I का वैल्यू निकल जाएगा। तो I कितना हो गया आपके लिए, 8 एम्पियर। और ये पूछा गया कि बताइए जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होकर 120 वोल्ट बढ़ जाता है तो आपका करंट कितना होगा। यानी कि हम 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो बताइए उसमें करंट कितनी फ्लो होगी, इसका के तो कितनी फ्लो होगी, 8 एम्पियर फ्लो होगी। यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट बढ़ेगी, क्या हो गया, करंट जस्ट डबल हो जाएगी। अंडरस्टूड। कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने से सॉल्यूशन 1 मिनट का भी नहीं है, यदि आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हो तो। ओके, फटाफट से पोज करिए और इसको